ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਫੇਅਰ ਤੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੇਅਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 to 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਫੇਅਰ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ, ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? लड़ाई ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, घर तोड़ फोड़ करके बाहर ना चला जाए, ये होता है ना। इसका मतलब कि डर ने हमारे इतना घर कर लिया है कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल या उसको एड्रेस करने की सिचुएशन में ही नहीं हूँ। ये मेरा अनहेल्दी फेयर हो गया। हेल्दी फेयर क्या है? 4 to 6 वाला हेल्दी फेयर। आप किसी बच्चे को एग्जाम का डर लग रहा है पर वो तैयारी कर रहा है पर डर लग रहा है, दैट इज हेल्दी फेयर। अब मैंने यहाँ से रोड क्रॉस करनी है, मैं बच के डर डर के निकल रही हूँ, भी इधर से भी गाड़ी आनी है इधर से, दैट इज हेल्दी फेयर। मेरे को बचाएगा ना वो फेयर। और सोचो अगर मेरे को बिल्कुल डर ना आए, मैं ये बोलूँ जी गड्डियां आप पे देखनिया, मैं जी बेदाग चली जावा सड़क पे, की होएगा? दुर्घटना हो जाएगी। सो फियर का ना होना भी वो क्या है कि हमारे लिए वो हानिकारक है, हार्मफुल है। और फियर बहुत हद से ज्यादा होना भी हमारे लिए क्या है, वो भी हार्मफुल है। सो हेल्दी फियर हमें क्या है, प्रोडक्टिव बनाता है। हेल्दी वरी, हेल्दी स्ट्रेस, ये चीजें आपने सुनी होगी। सो हेल्दी फियर हमें प्रोडक्टिव बनाता है, बट अनहेल्दी फियर वो क्या है, हमें अनप्रोडक्टिव बनाए। So coming to the definition, fear is a basic natural emotion that warns us about danger. जैसे मैम ने अभी बताया, fear कोई बुरी चीज नहीं है, ये हमें खतरे से बचाती है। fear कहीं ना कहीं हमारा जो है डिफेंस लेके आती है कि हम बच जाएं इस सिचुएशन से। अब सामने से शेर आ गया और आप खड़े रहो, हम कहेंगे जी हमें डर नहीं लगता, तो क्या होएगा? शेर आएगा और खा जाएगा। डर लग रहा है तो हम भाग रहे हैं, अपना कोई ना कोई इंतजाम कर रहे हैं, हम बच रहे हैं उस सिचुएशन से। देन पर्पस क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट अस बाय प्रिपेयरिंग आवर बॉडी टू फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। हमारा जो ब्रेन में एमिगडाला है, जिसको हम इमरजेंसी ब्रेन कहते हैं, वो क्या करता है? वो फाइट करता है, फ्लाइट करता है या फ्रीज करता है। हमें ये जो डर है ये हमें बताता है कि मुझे इस सिचुएशन को फेस करना है। कुछ लोग वहां से भागते हैं या कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं। तो डर एक ऐसी इमोशन है जो हमें बताती है कि अब हमें क्या करना है नेक्स्ट। देन नॉर्मल फियर कीप्स अस सेफ। फॉर एग्जांपल, फियर ऑफ फायर स्टॉप्स अस फ्रॉम टचिंग इट। अब एक बंदा है जो कह रहा है, जिसकी जो इमोशनल डिसरेगुलेशन है, और वो कहता है मैं किसी से नहीं डरता, और वो कहता है मैं आग में हाथ डाल देता हूँ, तो आग तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा। इसका मतलब है उसके दैट पर्सन इज इनटू रिस्की बिहेवियर। जो हमारे लव्ड वंस हैं, कई बार आप लोग कहते हैं कि ए नहीं डरदा डुरदा किसी कोलों, ਇਹਨੂੰ किसी ਦਾ डर नहीं हैगा, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ छोटे ਦਾ किसी ਦਾ डर नहीं हैगा, ਇਹ ਹੁਣ निडर हो गया है। जब सब्सटेंस अंदर जाता है तो सब्सटेंस अंदर जाके क्या करता है, हमारी जो है इमोशनल डिसरेगुलेशन कर देता है, हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से हम कई बार देखते हैं हमारे जो लव्ड वंस हैं वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर में जाते हैं। वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर में जाते हैं। अगर हमारा पीएफसी काम कर रहा हो तो हमें बताएगा मुझे आग में हाथ नहीं डालना, मुझे रिस्की सिचुएशन में नहीं डालना। पर हमारे लव्ड वंस रिस्की सिचुएशन में जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर के जो केमिकल चेंजेस हैं वो उनको फोर्स करते हैं वो सारा करने के लिए। देन when do fear becomes a problem? When fear controls all our thoughts and decisions even when danger is not real. अब जैसे अभी आपको एग्जांपल बताई थी कि जब आपको पहले आपको लगा, हमारे पास ना बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो स्नेक से डरते हैं, लीजर्ड से डरते हैं, और उनका एक पक्का बिलीफ बन गया होता है। हमारे कुछ पेशेंट हैं जिन्होंने 3-4 घर ही बदल लिए इस चक्कर में कि यहाँ पे एक भी लीजर्ड नहीं होनी चाहिए, हमें लीजर्ड से डर लगता है। तो वो अब है नहीं है कुछ हमारे आसपास, रियल डेंजर नहीं है, बट फिर भी हमें डर लगी जा रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सिचुएशन जैसे बताइए, स्नेक आपने एक बार देखा, बट अब आप टीवी में भी स्नेक देख रहे हो तब भी आप डरी जा रहे हो,
तो आपका इमेजिनरी फियर इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से हमारा फंक्शनैलिटी भी खराब हो गई है, हमारी लाइफ पे कंट्रोल भी नहीं रहा और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं। आउट ऑफ फियर हम कुछ चीजें करते हैं। एंड कभी किसी ने ये नोटिस करा है किसी को जब बहुत ज्यादा डर लग रहा है और नेक्स्ट उसकी इमोशन कौन सी आती है? अगर कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है इंसान तो अगली इमोशन वो कैसे बिहेव करता है? कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है? कभी किसी ने घर पे देखा हो या आपने कभी देखा हो या हमारी फैमिलीज ने देखा हो, एक बंदा बहुत डरा हुआ है किसी चीज से, वो क्या करता है उसके बाद? व्हाट कम्स नेक्स्ट? हमने ये किया हुआ है बहुत बार। जब हाँ रोना भी निकलता है कई बारी आउट ऑफ फियर। बंदा इतना हेल्पलेस होता है, जैसे अभी मैम ने बात की आपकी बॉडी में डिफरेंट सेंसेशन होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है या कुछ भी होता है, तो वो इतना हेल्पलेस फील करता है, रोता है, प्लीड करता है या जो भी है। बट एक और इमोशन आती है उसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है गुस्से की। आउट ऑफ फियर भी कई बार वो फियर इतना हावी हो जाता है कि हम उसको प्रोजेक्ट जो करते हैं वो गुस्से से करते हैं। हम कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगता पे मैनू की हुंदा पे, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। अब एक बंदा है जिसको ये फियर है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाना है, और हर बार जब उसको एक थॉट आता है कोई और वो जाके अपनी ईसीजी कराता है, 10 टाइम्स वो अपनी ईसीजी करा चुका है लेकिन कुछ नहीं निकल रहा। और जब फैमिली उसको कंसोल करने की कोशिश करती है कि भाई ये तेरे को ना स्ट्रेस हो रहा है, ये तेरे को स्ट्रेस है, कुछ नहीं है, हमने 10 बार तो तेरी ईसीजी करा ली है, तो फिर वो बंदा अग्रेसिव होता है, इरिटेबल होता है, कहता है आपको समझ नहीं आती, आपको नहीं पता लगता, मैं मर जाना जे, मैंने कुछ हो जाना है। जब हमारे लव्ड वंस को विड्रॉल्स आ रही होती हैं, जब उनको वो थॉट आ रहा होता है अपनी सब्सटेंस लेने का, तो उनका फियर इतना हाइटेंड इमोशन में होता है, इतना हाइटेंड होता है कि हमें फिर गुस्सा आता है। फिर जितना भी ये गुस्सा शो करते हैं, कोई चीज तोड़ दी, कुछ मार दिया, कुछ कर दिया, ऐसी लैंग्वेज यूज कर ली, तो हमें लगता है कि अब ये बात आगे बढ़ जानी, इससे अच्छा तो हम इनको कुछ दे ही दें, इनको कंफर्टेबल कर ही दें। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारी फियर एज एन इमोशन होती है हमसे क्या क्या कराती है, व्हाट नॉट ये करवाती है, बहुत कुछ करवाती है। हमने कह दिया, उसको गुस्सा आया, उसने शीशा तोड़ दिया, हमने गुस्से की पीछे की वजह तो देखी नहीं क्या थी, मे बी इट वॉज हिज फियर। अब एक बच्चा है छोटा जिसको नहाने से डर लगता है, उसको लगता है कि मेरे सिर पे पानी डालेंगे तो गोता आ जाएगा, राइट? वो क्या करता है? पहले वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मना करता है, और जब उसको लगता है कि नहीं मुझे जबरदस्ती किया जा रहा है, फिर वो अपने माँ के बाल खींच लेता है। अब उसने माँ के बाल जो खींचे हैं वो उसका डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट थोड़ी है माँ की तरफ, वो तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, पर उसका जो फियर है वो इतनी ज्यादा हाइटन इमोशन हुई है, उसका फियर उससे वो वाला एक्शन करा रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये फियर आया है तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे। हाँ जी। टाइप्स ऑफ फियर, रियल फियर, एक्चुअल डेंजर, कि हाँ जब हमें पता है कि हमने भागना है या हमने उसको अवॉइड करना है, वो मतलब है कि रियल फियर, अब कोई जानवर आ गया है, कोई स्नेक आ गया है या कोई पानी ऊपर गर्म गिर गया है, सो वो तो रियल फियर है ना, उसमें हमारा फियर महसूस करना वो लाजमी है, वो दैट इज हेल्दी फियर जिसको हम कहते हैं, जो रियल एक्चुअल फियर है जिससे कि सभी लोग डरेंगे। ठीक है, मैं भी हूँ, आप भी हो, तो कोई भी ऐसी चीज हुई तो सभी डरेंगे, दैट इज कॉल्ड रियल फियर। नेक्स्ट इज इमेजिनरी फियर, फियर ऑफ व्हाट इफ, फियर फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। व्हाट इफ का मतलब है, इमेजिनरी का मतलब है कि ਅਸੀਂ सोच रहे ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। व्हाट इफ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ, व्हाट इफ कि की होएगा अगर ऐदा हो गया। सो अगर ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, 2 ਫੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਸ, ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਵੌਇਸਿਸ ਦਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਲ ਦਾ, ਹਾਈਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਅਰਸ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, दैट इज ऑल ਸੈਲਫ ਮੇਡ, ਸੈਲਫ ਬਿਲਟ। मतलब ये तुसी देखो कि ਅਸੀਂ सिर्फ 2 ਫੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਫੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਫੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੇਅਰ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟੇਜ਼ ਇਵਨ ਵੈਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਫ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੇਅਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਲੱਡਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਐਕਿਊਟ ਤੋਂ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੇਅਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ महसूस करता है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੇਅਰ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगी, आप में से कभी किसी को किसी बात से फेयर आया हो, अब वो सिचुएशन पास हो गई है, ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी आपको वो डर है? हाँ जी, फैमिली बताएगी, फिर बाद में हमारी लव्ड वंस। कोई ऐसा डर आपके अंदर जो अब वो सिचुएशन चली गई है, वो खत्म हो गया है, वो सिचुएशन अब फेयर नहीं है, बट आज भी आपके मन में वो फेयर है? हाँ जी, एनीबडी? फिर तो आता रहता है, पेशेंट का व्यवहार देख के आ जाता है, कभी उसका मूड से देख के भी आ जाता है, भी अभी भी इसके अंदर वो सोचे चल रही है, या कभी उसकी किसी क्षण एंगर आ जाता है उसमें, तो भी नहीं फिर नहीं, तो डर क्या चलता है? डर क्या statement चलता आता है? डर ये सोच चलता क्या है आती है? सोच। कि तो भाई जो आप अभी बता रहे थे भाई, आगे होने वाली जो भी हुआ नहीं, पर होने के संबंध में सोच के डर पैदा हो जाता आपको है। क्या क्या इमेजिनेशन आती है कि क्या ना हो जाए? हाँ जी, इनका लव वो- वन का है, सुनेंगे। हाँ जी, जो पहले दुर्घटना हुई है, जो एलिफेंट ने पहले घर में तबाही मचाई है, वो फिर से ना आ जाए। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, हमारा लव्ड वन कितनी देर से ट्रीटमेंट में है और रिकवरी में है? 2.5 साल से ज्यादा हो 2.5 गया। साल हो गया, राइट? अब 2.5 साल से सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई स्लिप नहीं है, कोई रिलैक्स नहीं है, सब कुछ ठीक है, राइट? हमने जब शुरू किया था ट्रीटमेंट, तब भी हमारे मन में डर था, पता नहीं ये ठीक होगा भी कि नहीं होगा। पहली देखो, आई एम टेलिंग, ये सब आपको इसलिए साथ बिठाया गया है हमारे लव्ड वंस को, कि फैमिलीज के मन में ये डर होता है, फैमिलीज फेयर ड्रिवन होती है कि हमने इतना कन्फ्लिक्ट, इतना तसादम, इतना सब कुछ देख लिया है अपनी लाइफ में, इतनी तबाही देख ली है, हमारा लव्ड वन पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है? अब जब हमारा लव्ड वन ठीक चल रहा है, फिर भी एक हमारा क्रॉनिक फेयर है, ये क्रॉनिक फेयर अंदर चल रहा है, पता नहीं फिर से तो नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं, ऐसा तो नहीं है। अब इसका आंसर है कि किसी दिन बच्चे को वैसे भी इरिटेशन आ सकती है, किसी दिन उसकी अपनी इमोशन भी डगमगा सकती है, उस टाइम पे एज अ फैमिली आप क्या कर सकते हो, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, राइट? तो फेयर ड्रिवन हम पता नहीं कितनी देर रहते हैं, क्योंकि एक हमारे ब्रेन ने उसको पक्का बना लिया है कि दोबारा ना हो जाए, फिर से ना हो जाए, तो वो क्रॉनिक हो गई है ये हमारी चीज, इसमें से हमने निकलना है। हाँ जी, हमारे लव्ड वंस बताएंगे कोई एक फेयर जो आपने ओवरकम कर लिया है, पहले चला गया था पर आज भी हमें लगता है, वो रियल नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, पर अभी भी लगती है। हाँ जी, ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ, जो भी आपको लगता है। ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। हाँ, अब हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन हमें ये इमेजिनेशन चलती है, मैं वो वाली सिचुएशन में हाँ, वापस ना चले जाऊं। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਓ, ਪਰ ਐ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। वो दोबारा ना आ जाए, तो ये हमारा इमेजिनरी फेयर हो गया। ठीक है जी, ठीक है, चलो। अब फैमिलीज कैसे फेयर में होती हैं हमारे लव्ड वन के लिए, कि फैमिलीज कैसे फेयर में होती है, फिर हम फैमिलीज को बताएंगे हमारे पेशेंट्स कैसे होते हैं। Families live with imaginary and chronic fears because of addiction. Families live with the imaginary and chronic fears because of addiction. अब जो families है ना, फैमिली का रियल फेयर खत्म हो गया है, जो हमने अभी बात की है। जो रियल फेयर था कि हमारा लव्ड वन एडिक्शन में है और ये इसको कुछ हो ना जाए, वो वाला फेयर तो निकल गया क्योंकि हम ट्रीटमेंट में आ गए हैं। लेकिन अब हमारा कौन सा फेयर चल रहा है?
इमेजिनरी फियर या क्रॉनिक फियर, कुछ हो ना जाए या शायद पता नहीं ये पूरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इस फियर से हम चलते रहते हैं। एंड कॉमन फियर कौन से है? नंबर 1 फियर ऑफ रिलैप्स। अभी तो ये ठीक है, दोबारा से ये वहां पे ना पहुंच जाए। आज तो ये ठीक चल रहा है, ये फिर से अपने दोस्तों के पास ना चला जाए, ये फिर से नशा ना करना शुरू हो जाए। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फियर ये होता है। देन फियर ऑफ लूजिंग देयर चाइल्ड स्पाउस, व्हाट इफ ही डाइज वन डे। ये सबसे बड़ा फियर है, सबसे बड़ा। यहाँ आने से पहले बहुत सारी फैमिलीज ने हमें बताया है कि हम सारी सारी रात जाग के ये चेक करते थे सांस चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये खांसते थे तो हम इनको साइड दिला देते थे, अगर वॉमिट आ जाती थी तो हमें लगता था कुछ हो ना जाए, हम फटाफट से इनको क्लीन कर देते थे। अगर ये बेहोशी में थे तो हम टॉयलेट तक साथ जाते थे, कहीं गिर ना जाए। ये सबसे बड़ा डर है कि मैं अपने लव्ड वन को लूज ना कर दूं, कहीं परमात्मा कोई अभी नबी ना हो जाए, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर मैं की करांगी। मतलब इतनी इमेजिनेशन चलती है कई बार कि हम उस सिचुएशन में भी पहुंच जाते हैं। फिर हम कहते हैं नहीं बाबा जी मैनू एहो जी सोच क्यों आई, मैनू प्लीज माफी दो, एहो जा कुछ ना हो। तो हमारी इतनी आगे तक इमेजिनेशन चली जाती है कई बारी। देन फियर ऑफ स्टिग्मा, सोसाइटी क्या कहेगी। हम बहुत बार ट्रीटमेंट के लिए लेट इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें ये होता है लोग क्या कहेंगे, मेरा बच्चा, मेरा लव्ड वन, मेरी फैमिली नशे में कैसे। हमारी तो फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी एस्टीम्ड फैमिली है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम कैसे। हमारा ना एक साइको ड्रामा हुआ था जिसमें बबलीन मैम टीचर बने थे और मदर बने थे और वो इनैक्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं टीचर हाँ, तुसी मैंने सिखाओगे। मैं तो सारी दुनिया दे, आप देखना अगर आपको साइको ड्रामा हमारे ऑनलाइन में है कि मैं तो आप टीचर हाँ, तुसी मैंने सिखाओगे, तुसी मैंने की सिखाओगे, मैंने तो सब कुछ पता है। तो हमारा ये जो अवेयरनेस कराने का या आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको कहीं डिमीन करना चाहते हैं या हम ये कहना चाहते हैं कि आपको डिसरिस्पेक्ट देना चाहते हैं। ये इसलिए कई बार हम ना चाहते हुए भी अपने पेशेंट को इनेबल करते रहते हैं और उनको राइट सपोर्ट नहीं दे पाते। तो स्टिग्मा जो चीज़ है ना, ये हमें बहुत पीछे ले जाता है कई बार कि लोग क्या कहेंगे। देन fear of confrontation, if I'll talk he'll get angry and leave। हमें पता होता है कि हमारा loved one नशा करके आया है, हम ये कहते हैं कुछ नहीं है उस टाइम पे, अभी तो शांति रहे, अभी तो घर में शांति चल रही है 5-6 दिन से, चलो इन्होंने कम कर दिया। हमें कई बार फैमिलीज बताती हैं आके कि हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि हमारे लव्ड वन ने हमें प्रॉमिस कर दिया था कि मैं कम कर देता हूँ। तो वाकई मैम इन्होंने 1-2 महीने कम कर दिया था, तो हमें लगता था करके आए हैं, पर हमें ये था कि चलो साथ तो नहीं हो रहा ना, घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम चुप रहते थे। हम कन्फ्रंट ही नहीं करते थे कि आज घर से 2000 निकले हैं या 10,000 निकले हैं या हमने आपका ATM चेक करा है। हम इस डर से कन्फ्रंट नहीं करते थे कि सुकून चल रहा था फैमिली में, लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा था, कि शायद इनको अपने आप समझ आ जाए, शायद ये एक दिन अपने आप छोड़ दें। देन फियर ऑफ फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़्यादा रहता है हमारा ये फियर कि पता नहीं हमने इतना ट्रीटमेंट पहले करा लिया है, ये सक्सेसफुल भी होएगा कि नहीं, हम इतने पैसे खर्चने जा रहे हैं, ये सक्सेसफुल होएगा कि नहीं होएगा। इट्स बेटर कि बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा के हम चले जाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट रहने देते हैं। पहले भी तो नहीं सक्सेसफुल हुआ था, अभी फिर सक्सेसफुल नहीं होएगा तो हम क्या ही करेंगे। तो वो फियर ऑफ फेलियर जो है वो भी हमसे कई बार गलत फैसले कराता है। देन मिस्टेक्स फैमिलीज मेक आउट ऑफ फियर, ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हैं हम क्या करते हैं, चाबियां छुपा लेते हैं, पैसे रख लेते हैं, कमरों में बंद कर देते हैं, ताले लगा देते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट हमने बहुत बार ऐसे लव्ड वंस हमारे देखे हैं जिनको फिट्स पड़ जाते हैं। जब फैमिली कंट्रोल करने की कोशिश करती है, रूम में लॉक कर देती है, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू ट्रीट पेशेंट को। हमारे लव्ड वन को विड्रॉल स्टेट में कई बार फिट्स आ जाते हैं, कई बार और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो ये एक मिस्टेक है जो हम आउट ऑफ फेयर करते हैं, ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने हिसाब से कर लूँ, मैं देख लूँ कि मेरे सामने रहे, बाहर ना कहीं जाए। देन इनेबलिंग, गिविंग मनी,
हम ये बहुत बार कर चुके हैं, हमारी फैमिलीज भी बहुत बार कर चुकी है कि ना चाहते हुए भी हम कहते हैं चल ठीक है थोड़ा कर ली, ज्यादा ना करी, 1000 ना लेके जा 500 ले ले। अच्छा अब तूने प्रॉमिस किया है, आज तूने हफ्ते बाद मांगा, चल थोड़ा सा ले ले। तो हम कहीं ना कहीं इनेबल करते रहते हैं बिहेवियर को। अगर हमारा लव्ड वन लेट आया है तो हम बताते नहीं है बाकी फैमिली मेंबर्स को, हम छुपाते हैं कि नहीं नहीं ठीक था, टाइम पे आ गया था, जबकि हमें पता होता है। तो कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई बहन, कोई भी वाइफ नहीं चाहती कि उनका लव्ड वन एडिक्शन में जाए, बट हम ना चाहते हुए भी इनेबल करते रहते हैं उनको। देन इज हाइडिंग, कवरिंग अप। कवरिंग अप कैसे करते हैं हम? हमारा लव्ड वन अब ऑफिस नहीं गया, जॉब पे नहीं गया, काम पे नहीं गया, तो हम कवरिंग अप करते हैं क्या कह के, वो ना उसको हाई ग्रेड फीवर हो गया है, वो ना उसको चोट लगी है इसलिए वो नहीं आ रहा। हम खुद उनके जो उनके काम है वो हम करते हैं और हम उनको कहीं ना कहीं कवर करते हैं कि इस प्रॉब्लम से ये हो गया। यहाँ तक कि हमने देखा है फैमिलीज जो है वो ऑफिस तक चले जाती हैं रिक्वेस्ट करने, लेटर्स देने या फोन करने बॉस वगैरह को कि ये हमारी जो है प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, फीवर है, इसलिए नहीं होता, एडिक्शन की वजह से है, पर हम उसको कवर अप करते रहते हैं। ओवर प्रोटेक्टिंग, बेलिंग आउट फ्रॉम प्रॉब्लम, सबने किया हुआ है कहीं ना कहीं। अगर कोई थाने कोर्ट कचहरी का कोई भी मसला हुआ है तो हमने क्या किया है, हमने बेल करा दी, घर ले आए, हमने बाहर ही समझौता करा दिया। कभी भी बीमारी क्या करा रही है उसको हमने नहीं ऊपर आने दिया, उनको क्वेश्चन ये करते रहे। हम उसको क्वेश्चन करते रहे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप करते रहे कि चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, सीख जाएगा, कर लेगा। देन अवॉइडिंग डिस्कशंस, नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्शन, जो अभी बात की है। एक एग्जाम्पल बताऊंगी, हमारे एक पेशेंट थे, उनके फादर ने फार्माकोलॉजी करी हुई थी। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, जो ये हमारा आउट ऑफ फेयर मिस्टेक होती है, दो पेशेंट्स का मुझे अच्छे से याद है। एक फादर ने अपने सामने अपने लव्ड वन को इंजेक्शंस लाके दिए कि ये लो तुम लगा लो, तुम इतनी डोज लगाते हो, इतनी लगाओ, इतनी से लगा लो मेरे सामने। क्यों? आउट ऑफ फेयर कि अगर तुम्हें कुछ होगा तो एटलीस्ट मैं ओवरडोज से तो बचा लूंगा। तो ये देखो एक फादर की मजबूरी, जो कि उसको पता है कि उसका बेटा एडिक्शन में जा रहा है और इतना ज्यादा जा रहा है, और उसकी हेल्पलेसनेस देखो और उसका आउट ऑफ फेयर, आउट ऑफ डर कि इसको कुछ हो ना जाए, तो उसने क्या किया कि अपने सामने उसको इंजेक्शन दे दिया कि ये ले भाई इतना सा मेरे सामने लगा ले, एटलीस्ट मैं तुझे बचा तो लूंगा। अब इससे ज्यादा डर क्या है? माएँ जो होती हैं, माएँ अपने बच्चों को इसलिए दे देती हैं पैसे, उनको ये डर होता है कि दे मेरे तो खुंज ना जावे, काट छाट के ना चल जावे, ये ना होए कहीं दूर चला जाए। कई बार फादर या पेरेंट्स जो हैं वो इसलिए एनेबल कर देते हैं कि बाहर जाके चोरी चकारी करेगा, बाहर जाके लोगों से मांगेगा, बेइज्जती होएगी, इससे अच्छा हम थोड़े से दे देते हैं। मतलब हम आउट ऑफ फेयर कितने मजबूर हो जाते हैं, और हम इसका क्या आउटकम होता है? बीमारी बढ़ती रहती है, बीमारी को बढ़ावा मिलता रहता है उससे। What is the result when we families are fear driven? The disease of our loved one, it keeps on progressing. हमारे fear, out of fear जो हम गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, उससे हमारी बीमारी बढ़ती है। I have given this example n number of time. There was a patient, उनकी मदर स्टेप मदर थी, और 1 महीने बाद उसने इतना बोला सिर्फ, हैगी ते तू मेरी मतरई माँ है ना। इतना कहने से उनको डर लगा कि मैंने इतने साल इस बच्चे को प्यार किया, पाला पोसा, अब ये मुझसे नफरत ना करने लग पड़े। वो उनकी वो फेयर की इमोशन ने, उन्होंने छुट्टी कराई एंड 5 डेज बाद पेशेंट हैड ओवरडोज एंड ही कुड नॉट सर्वाइव। तो आउट ऑफ फेयर हमसे कई बार बहुत गलत फैसले हो जाते हैं। अब मैम ने आप लोगों के फेयर की, और आप फेयर में क्या करते हो, ठीक है, कंट्रोलिंग, एनेबलिंग, मैम ने आपके बारे में जिक्र किया। अब हम दूसरे लेंस से देखते हैं कि जो हमारा लव्ड वन है वो जो चीज़ें कर रहा है, क्या वो भी फेयर ड्रिवन तो नहीं कर रहा? हमें ऐसे लगता है कि शायद वो जी मज़े के लिए कर रहा है, या उसकी आदत हो गई है, या जी वो मतलब बस उड़ाना चाहता है जो भी हमारे पास है ना, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट क्या उसके भीतर भी कुछ डीप डाउन फियर्स तो नहीं है जिनकी वजह से वो ये चीज़ें कर रहा है? सो लेट्स अंडरस्टैंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हम चाहेंगे कि हमारे लव्ड वंस हमें बताएं कि ऐसा होता है कि नहीं होता उसके बाद। सो फियर इन एडिक्ट्स
पेशेंट themselves कैरी डीप fears. कॉमन fears सबसे पहला क्या होता है? fear of emotions. हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे को उनका डर होता है कि हमारे को जो गिल्ट आ रही है, शेम आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें नशे की हालत में ऐसी हो जाती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि अपने होशो हवास में हम ऐसी चीज़ें करेंगे, जो हमसे हो जाती हैं, जो कह लो कि हमारा ज़मीर खुद ही अलाउ नहीं करता, हम खुद से नज़रें नहीं मिला पाते, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें करी होती है नशे में, क्योंकि नशे ने तो हमारा दिमाग हाईजैक किया हुआ है और हमने इस हद तक जाके कुछ चीज़ें की है, शायद हमें वो याद भी नहीं रहती, हमें डाटा इंटरवेंशन में फैमिली से याद आती हैं, या हम अगले दिन जब सोबर होते हैं तो हमें याद आती है लास्ट नाइट जी मैंने अपने फादर को धक्का दे दिया या अपनी मदर को धक्का दे दिया जी, अपनी सिस्टर के साथ ऐसे बहस की या कुछ अपशब्द बोले मैंने। तो वो चीज़ें जब याद आती हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, शेम की, गिल्ट की, सैडनेस की, जिनको फेस करना उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत डर है उनके अंदर उस फीलिंग्स को फेस करना। नेक्स्ट है फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो इंसान एडिक्शन में पड़ गया है, एडिक्शन के साथ बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो है ना जिसकी, सिर्फ वही इंसान नशा कर सकता है। सो जब वो नशे में पड़ता है उसको डर लगने लग जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। मतलब हम इस हद तक देखते हैं, नहाना धोना, बेडिंग करना, खाना खाना, बच्चे को स्कूल छोड़ना, माँ बाप को हॉस्पिटल लेके जाना, अपनी जॉब पे जाना, ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ये वो भी नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा नशे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, उनको डर लगने लग जाता है कि हाँ हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना नशे के कैसे उठाएंगे। तो इतना फेयर होता है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि मैं ये कैसे करूँगा, वो उठा ही नहीं पाते ये जिम्मेदारियाँ। फियर ऑफ रिजेक्शन, फैमिली सोसाइटी वोंट एक्सेप्ट मी। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि नशे की जर्नी जो होती है उसमें इतने सारे खिलारे पड़ जाते हैं ना, खिलारे कह लो, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ गई, कोई काम के फ्रंट पे प्रॉब्लम आ गई, नेबर्स में, गली गुआंढ में जी बहुत सारे मतलब बेइज्जती हुई है, कोई फंक्शन पे गए हैं वहाँ पे एम्बैरसमेंट हुई है। सो क्या होता है कि इतने ज़्यादा खिलारे पड़ चुके होते हैं, उसको बैक टू उनको फेस करने में नॉर्मल होके ना इतना डर है कि अब सपोज करो कि रात को बहुत बड़ी लड़ाई हुई है जी, गली गुआंढ सारा इकट्ठा हो गया, बीवी को मारा, माँ को मारा, ठीक है। अगले दिन जस्ट इमेजिन कि बंदे ने जब नशा नहीं किया हुआ और वो सोबर स्टेट में है, उसको वो चीजें फेस करना इजी लगता होगा? डर ही है ना उसको कि यार मैं क्यों, मतलब मैं किवें कर बैठा ते मैं हुण किवें फेस करांगा, अगले दिन अखा ही नहीं चुकियां जांदियां। तो ਉਹੀ मैं क्या, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ है साडा खुद ही अलाउ नहीं करता, ਅਸੀਂ अपने आप नाल ही अखा नहीं मिला पाते। सो फेयर ऑफ रिजेक्शन है ना कि हुण जे मैं माफ़ी भी मंगांगा, पता नहीं मेरी माफ़ी एक्सैप्ट करनगे कि नहीं करनगे, या मैनू उन्ना प्यार करनगे कि नहीं करनगे, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मेरे तो हो चुकियां है ना, वो तो शायद माफ़ी लायक नहीं है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ इनर थॉट्स जो ਉਹਨੂੰ बॉदर करते हैं और फेयर डिवेलप ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, फेयर ऑफ रिजेक्शन। फेयर ऑफ चेंज, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मतलब ਅਸੀਂ ऑन एन एवरेज कहने 7 साल पेशेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ट्रीटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ सही ट्रीटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ, मतलब ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ फ्रॉम जीरो शुरू करना पएगा ना, अपने सारे तौर तरीके चेंज करने पैणगे, सोचण दा तरीका चेंज करना पएगा, गलबात दा तरीका चेंज करना पएगा। सो मैनू दसो ये किन्नी मतलब एक एफर्ट वाली गल है कि तुहानू बिल्कुल अपनी होंद जिहड़ी तुहानू लग रही है कि पिछले 20-25 साल तो तुसीं जिद्दां चल रहे हो, तुहानू फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पएगा। इस चीज़ का डर बड़ा हुंदा साडे लव्ड वंस दे विच, ठीक है, कि हुण मैं नशे तो बिना सर्वाइव किवें करूँगा, मैं काम ते किवें जाऊँगा, मैं गलबात किवें करांगा, मेरे च कॉन्फिडेंस किवें आएगा, मैं पढ़ाई किवें करूँगा, मैं मैरिज किवें करूँगा, मैं रिश्ते किवें निभाऊँगा। सो ये सारियां, क्योंकि ये सारियां चीज़ां तो उन्हें बिल्कुल कीतियां ही नहीं होंदियां, ਉਹਦੇ अपनी सोच होंदे है, अपने तरीके होंदे है, गुस्सा होंदा है कि मैं मार धाड़ मैनिपुलेट करके गुस्सा करके। हुण असीं जदों ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਤੁਹਾਨੂੰ चेंज होना पैना है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੀਅਰ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੀਅਰ ਆਫ ਫੇਲਿਅਰ। ਵਾਟ ਇਫ ਆਈ ਰਿਲੈਪਸ ਅਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਟ ਇਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰੀਲੈਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਫੀਅਰ, ਹਨਾ। ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਇਨੇਬਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ। escaping into drugs, alcohol instead of facing emotions, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਫੀਅਰ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਮ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਲਾਈਂਗ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਚੁੱਪੀ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਨਿੰਗ ਹੈ, ਬੈਫਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਿੰਗ, ਲਾਈਂਗ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੈਟਿੰਗ ਐਂਗਰੀ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਐਡਮਿਟਿੰਗ ਫੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਐਂਗਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਫੀਅਰ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਫੀਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਡਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। Then is avoiding treatment because change feels scary, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਬਦਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। देयर इज अ कॉम्बिनेशन, ਬਲੈਂਡ ਹੈ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਆਈਸੋਲੇਟਿੰਗ themselves ਆਊਟ ਆਫ ਸ਼ੇਮ ਐਂਡ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਅਰਸ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਨ ਐਡਿਕਟਸ ਆਰ ਫੀਅਰ ਡਰਿਵਨ? ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अब हम ये समझ लें कि फैमिलीज के फेयर भी बीमारी बढ़ा रही है और हमारे लव्ड वंस के फेयर भी बीमारी बढ़ा रही है। दोनों ही नहीं चाहते कि हमारी बीमारी बढ़े। फैमिलीज कभी नहीं चाहती कि हमारा लव्ड वन इसी बीमारी में सारी जिंदगी रहे, बट इतने फेयर ड्रिवन होते हैं वी एट टाइम सेज कि आपके जो फेयर हैं वो आपके चेहरे पे आ जाते हैं, आपके चेहरे से झलकते हैं आपके फेयर। और हमारी बीमारी लव्ड वन नहीं, हमारी बीमारी उसका फायदा उठाती है कि अब ये बंदा डरा हुआ है, अब हथौड़ा मारो और जो हम कराना चाहते हैं वो हम करा सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फियर एज एन इमोशन, उसको मैनेज कैसे करेंगे। और हमारे लव्ड वन के लिए सबसे बड़ा फेयर होता है फेयर ऑफ विड्रॉल्स। तोड़ मुझसे सही नहीं जाएगी, मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आया है, कॉन्फिडेंट मैं हुआ हूँ, वो मेरा खत्म हो जाएगा। जैसे मैम ने बताया, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे, हम क्या करते हैं व्हेन वी आर इनटू एडिक्शन, हम किस में होते हैं? अपने कंफर्ट जोन में। हमें इस कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट में जो जाना है, वो वाला चेंज है, वो हमसे एक्सेप्ट नहीं होता। तो आउट ऑफ फेयर फिर हम इसी लूप में फंसे रहते हैं और हमारी डिजीज जो है प्रोग्रेस करती रहती है। एग्री करते हैं हम इससे? होता है ऐसे जी। चलिए अब हम सोल्यूशन देखते हैं। फेयर इज नॉट द एनिमी, अवॉइडिंग फेयर इज नॉट द सोल्यूशन। फेयर इज नेचुरल, बट व्हेन फैमिलीज और पेशेंट्स let fear drive decisions, they make mistakes. The cure is not to remove fear but to face it with awareness, skills and support. अब फेयर तो रहना ही रहना है, फेयर तो है, हमारे अंदर आ ही गया है, बट उसको फेस कैसे करेंगे? फेस इट। फेयर का एक ही सोल्यूशन है, फेस इट। पर फेस कैसे करेंगे? जब हम उसके बारे में बात करेंगे, जब हम उसको हेल्दी वे से एक्सप्रेस करेंगे, एग्रेसिव होके नहीं, और इकट्ठे बैठ के उसका सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट, लेट्स फेस फेयर इन हेल्दी वेज। फॉर फैमिलीज, अवेयरनेस, नेम द फेयर। कि हाँ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਟ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਆ ਗਈ,
ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਲਵਡ ਵਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲੇਬਲ योर ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਅਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਵਿਦਾਊਟ ਇਨੇਬਲਿੰਗ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਫੂਡ ਨॉट ਮਨੀ, ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਇੰਟੈਕਟ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਫੂਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਟਾਕ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਫੀਅਰਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਹਾਈਡਿੰਗ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸੋ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਮ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪਸ, ਲਰਨ ਫਰਮ ਅਦਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰ ਕੇ ਆਗੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਤ ਵੱਲ ਜਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਆ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਇਨ ਰਿਕਵਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫॉर ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, acceptance, admit fear instead of masking it with anger or substance, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਂਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਕੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। Then is step by step courage, face small responsibilities, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਰੇਜ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੇਮਸ ਖੇਲੋ, ਘਰ ਦਾ ਬਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੂਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ। ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰਮਿਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਫੇਥ, ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ। ਬਾਕੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਔਰ ਫੇਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, कटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले फैमिली से, जब आपको डर लगता है आप क्या करते हैं? जल्दी से बताएंगे सर। राहुल सर, किसी से भी पूछिए। हाँ जी, वो बताएंगे। बेटा आपको जब डर लगता है आप क्या करते हो?
पेशेंट से अगर डर आप लगे, आपको खुद के लिए कोई भी डर लगता है, आप क्या करते हो इमीडिएटली? हियर एंड नाउ में सबसे पहले आप आते हैं। हियर एंड नाउ उस टाइम पे अप्लाई करते हो? पहले चलो ये तो आपने स्किल सीख लिया, पहले क्या करते थे? चलो यहाँ आने से पहले जब डर लगता था तब क्या करते थे? शेयर नहीं करते थे, शेयर नहीं फैमिली से। करते थे। और जब आप शेयर नहीं करते थे फिर क्या होता था? वो फिर- डर खत्म हो जाता था कि बढ़ता था? बढ़ता था, बढ़ता था और पक्का हो जाता था। पक्का हो ठीक जाता है, था। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं फॉर बोथ फैमिलीज एंड पेशेंट्स। इकट्ठे फेस करेंगे, रिप्लेस फियर विद एक्शन और सपोर्ट लेंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। सबसे पहले तो जैसे मैम ने बताया, नेम इट। आपको डर किस चीज से आ रहा है? आपको डर इसलिए आ रहा है कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होएगा, या मुझे क्रेविंग आ जाएगी, या मेरा रिलैप्स हो जाएगा, या मुझे डांट पड़ेगी? किस चीज से डर लग रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको नेम देंगे कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे अंदर डर लेके आ रही है। पहले तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेम इट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मेरे किसी डर की वजह से तो नहीं गुस्सा आ रहा मुझे आज। ऐसा तो नहीं है कि मुझे लग रहा है कि अब मेरा सिर दर्द हो रहा है, अब 4 दिन से मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे सिर दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए तो नहीं हो रहा कि अब मेरा बाहर जाने का टाइम हो गया है, अब मुझे छुट्टी मिलने वाली है, तो मेरे अंदर ये डर आ रहा है कि बाहर जाके अगर मेरे से स्लिप हो गया या रिलैप्स हो गया या मेरे से गलत एक्शन हो गया तो क्या बनेगा मेरा। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। नेक्स्ट इज चेक रियलिटी। इज दिस फियर रियल और इमेजिनरी? जो मुझे डर लग रहा है ये सचमुच है कि बस मेरे मन की एक सोच ही है? जैसे कि हमारे एक लव्ड वन है, उनको ये डर लगा रहता है कि फैमिली अगर ना आई तो क्या बनेगा। पता भी है कि फैमिली ने आ जाना है, ये भी पता है कि पर्टिकुलर डेट भी डिसाइड हो गई है, फिर भी वो फियर चली जा रहा है अंदर। अब वो रियल है कि इमेजिनरी? मैं सोच रहा हूँ, मैंने अपने मन में ये चीज बिठा दी है कि वो रियल है। इस फियर को हम पहले देखेंगे, लॉजिकली देखेंगे कि मेरा लॉजिक क्या कह रहा है और मेरा मन क्या कह रहा है, मत मेरी क्या कह रही है और मेरा मन क्या कह रहा है, उसको हम देखेंगे। देन टेक स्मॉल स्टेप्स, फेस द फियर ग्रेजुअली। एक एक करके एक एक सेशन, एक एक थेरेपी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, किसी को अगर स्विमिंग से डर लगता है और कोई उसको उसमें धक्का दे दे तो क्या बनेगा? डूब जाएगा। तो करना क्या चाहिए? उसके उसके फियर को कैसे फेस कराएंगे? स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज कराएंगे। पहले 2-3 दिन उस बच्चे को हम स्विमिंग पूल के पास लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि बाकी छोटे छोटे बच्चे भी, उससे भी छोटे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। फिर उसको धीरे धीरे गोदी में उठा के या ट्रेनर उसको पूल में लेके जाएगा, फिर उसको स्ट्रोक सिखाएगा धीरे धीरे। अगर हम ये करें, धक्का ही दे दें, तो फिर उस फियर को हम फेस नहीं कर सकते। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं अपने फियर को फेस करने के लिए। टॉक अबाउट इट, जैसे हमने बताया, हम बात ही नहीं करते। प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी है, हमें बात करनी आती ही नहीं है। हम कहते हैं कि अगर मैंने ये बता दिया ना तो पंगा ही बढ़ जाना है, अगले बंदे ने पता नहीं कैसे सोचना है, क्या सोचना है। अगले बंदे ने कहना है, इतना हट्टा कट्टा इंसान ये डरता है, इतना मैं स्ट्रॉन्ग बंदा, सारा घर मेरे से डरता है और मैं ये बता दूं कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है। तो हमें अपनी जिस भी डर से हम प्रॉब्लम हो रही है उसको शेयर करना आना चाहिए। रिप्लेस फियर विद स्किल्स एंड ट्रस्ट प्रोसेस, कि हमने कौन कौन सी स्किल सीखे हैं। हाँ जी, आपने कौन कौन सी स्किल सीखे हैं हमारे लव्ड वन यहाँ पे अभी तक? पढ़ के नहीं, बिना पढ़े, बिना पढ़े, बिना पढ़े, बिना पढ़े। हाँ, हमने वेरी गुड 4 पॉइंट फॉर्मूला सीखा है। और नहीं, फेयर को कैसे डील करेंगे? 7 हैबिट्स में फेयर को कैसे डील करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो फेयर के लिए हमें डीप 6 डीज हमने किए थे ना। पानी पी लीजिए, रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। आपको जेपीएमआर रोज कराते हैं, आपकी रिलैक्सेशन होती है रोज दोपहर को, तो दैट इज द बेस्ट वे। अगर हम उस टूल को डेली यूज कर लें, जब भी फियर आता है, अगर हम डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्सेशन करें, ग्राउंडिंग टेक्निक करें, तो हम कुछ देर के लिए उस फियर से अपने आप को बचा सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम, मैम ने कहा ना, डर के आगे जीत है। एक मेरा
पेशेंट है, उसको पूछो ना डर के आगे क्या है, कहता डर के आगे डर ही है मैडम, आपको नहीं पता। जब डर लगता है ना तो बहुत ही डर लगता है, फिर कुछ काम नहीं आता, फिर कोई रिलैक्सेशन नहीं काम आती, फिर कुछ नहीं आता। फिर उसको मैंने बिठाया, रिलैक्स कराया, मैं कहा अब बताओ डर के आगे। तो नहीं, हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं। एक्चुअली हमने सीखा तो बहुत कुछ होता है, हम स्किल्स की बार बार बात करते हैं, लेकिन उन स्किल्स को अप्लाई कैसे करना है सीख लिया हमने डायरीज पे भी नोट डाउन कर लिया, फॉर फैमिलीज, फॉर हमारे लव्ड वंस, सबके लिए हमने सब कुछ सीख लिया है, बट अप्लाई कब किया? हमने कोशिश ही नहीं की अप्लाई करने की। क्यों? क्योंकि अप्लाई करने से भी डर लग रहा है हमें कि पता नहीं अप्लाई होएगा कि नहीं होएगा। सो लेट्स स्टार्ट आज से ही कि हम अपने फेयर्स को सबसे पहले डिस्कस करें। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? आई थिंक इट्स डन। हाँ जी, किसी का कोई सवाल जी? फेयर होता है कि नहीं होता फैमिलीज में और लव्ड वंस में? होता है जी। फैमिली का सबसे बड़ा फेयर अपने लव्ड वन को खोने का, राइट? और हमारे लव्ड वंस का सबसे बड़ा फेयर हाँ जी, को खोने का, किसका? नशे को खोने का। हाँ जी, हमारे लव्ड वन का सबसे बड़ा फेयर क्या होता है? दोबारा वापस उसी सिचुएशन में जाने का, राइट? ठीक है जी।